हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो जो कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और एमपी पुलिस की साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम कर रहे हैं 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो कि सामान्य विज्ञान से है। तो दोस्तों यह हमारी 5वीं क्लास है। हमने टारगेट रखा है 1 जनवरी और हर एक प्रश्न का हम डिटेल में उत्तर जान रहे हैं इसमें। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़िए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है धाकर डिफेंस एग्ज़ाम। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पास्कल किसका मात्रक है? तो दोस्तों पास्कल किसका मात्रक है? ए ऊर्जा का, बी दाब का, सी गति का, डी ऊष्मा का। तो दोस्तों यह मात्रक है दाब का। पास्कल है दाब का मात्रक। दाब का एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक है। ऊर्जा किसका मात्रक है? जूल का। ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है और ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का भी जूल है। और गति का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो यह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट द्वारा निर्धारित यह मात्रक हैं। और भी मात्रक हैं, तो दोस्तों यह मुख्य मात्रक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस प्रकार के ऊतक यानी टिश्यू शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो दोस्तों यह कौन से ऊतक हैं? थीलियमी ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक या फिर तंत्रिकीय ऊतक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों एपिथीलियमी ऊतक। एपिथीलियमी ऊतक। ठीक है दोस्तों, ऊतक टिश्यू किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करती हों। तो दोस्तों ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स और एक तरह के सेल्स यानी कि एक तरह की कोशिकाओं से मिलकर जो बनता है उसे ऊतक बोलते हैं। कई सारी कोशिकाएं होती हैं, उनको मिलाकर एक ऊतक बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? तो दोस्तों कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है, यानी जेनेरिक नेम क्या है? व्हाट इज द जेनेरिक नेम ऑफ कपास प्लांट? तो दोस्तों ए ट्रीटिकम एस्टिवम, बी एरेकस हाइपोजिया, सी गॉसिपियम और डी मैग्नीफेरा इंडिका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गॉसिपियम। ठीक है दोस्तों, गॉसिपियम इसका आंसर है। गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम है टीट्रिकम एस्टिवम और मूंगफली के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? जेनेरिक नेम एरिकस हाइपोजिया। और मैग्नीफेरा इंडिका हमारे आम का वैज्ञानिक नाम है, जेनेरिक नाम है कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो दोस्तों वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ए जल की श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी गुरुत्वीय बल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ही जो वर्षा की बूंद होती है वह गोलाकार होती है, उसमें एक गोलाकार की प्रवृत्ति आ जाती है। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। तो दोस्तों यह सरफेस टेंशन जो है वह क्या है? किसी द्रव के सतह या पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण है। सरफेस टेंशन इज अ टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेसेस टू श्रिंक इनटू द मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब यह होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ वाहनों में कोहरे वाली रातों में पीली बत्तियां क्यों लगाई जाती हैं? तो दोस्तों कुछ वाहनों में आपने देखा होगा कोहरे वाली रातों में पीली बत्तियां क्यों लगाई जाती हैं?
तो इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण जानते हैं। ऑप्शन ए, पीले प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है। बी, पीली बत्ती कम विद्युत ऊर्जा खर्च करती है। सी, पीला प्रकाश सड़क सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों की आंखों में चमक उत्पन्न नहीं करता है। और डी, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आप देखिए, इसका आंसर है पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देती है, यानी कि कोहरे को भेदता है, यानी कि साफ साफ दिखाई देता है। पीले प्रकाश में अगर कोहरे में देखना चाहते हैं तो पीले प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस ग्रंथि यानी कि किस ग्लैंड द्वारा हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों मनुष्य शरीर यानी मानव शरीर के अंदर जो हड्डियों का विकास है या फिर मांसपेशियों का विकास है, यानी बोन्स और मसल्स का जो डेवलपमेंट है, वह किस ग्लैंड के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, ए पिट्यूटरी, बी पैराथायराइड, सी अधिवृक्क, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसके द्वारा इसका पूरा मतलब इसका जो मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं और क्या बोलते हैं मांसपेशियां, इनका विकास जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर मतलब इसके द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, इंग्लिश में इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों रॉकेट जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय 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 नहीं प्रमेय, सी संवेग संरक्षण, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो रॉकेट होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी ऊर्जा नहीं, संवेग संरक्षण के, मैंने गलत बता दिया, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण सिद्धांत के बारे में और जानते हैं। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। संवेग को ना ही उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जाता है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो ऊर्जा है, कोई भी एनर्जी है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसका केवल रूपांतरण होता है, यानी कि इसका केवल ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, रूपांतरण, हाँ रूपांतरण हो सकता है, बाकी इसका नष्ट नहीं किया जा सकता इसको पूरी तरीके से। ठीक है दोस्तों, संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्म किसका मात्रक है। तो दोस्तों जो थर्म होता है, थर्म वह किसका मात्रक होता है, ए गति का मात्रक होता है, बी ऊष्मा का मात्रक होता है, सी ऊष्माधारिता का मात्रक होता है, या फिर डी कोणीय संवेग का मात्रक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा ऊष्मा का मात्रक। जो थर्म है वह ऊष्मा का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, गति का मात्रक आप सभी जानते हैं मीटर प्रति सेकंड है। ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है, जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। ठीक है दोस्तों, और कोणीय संवेग का मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टील की गोली पारे में क्यों तैरती है। तो दोस्तों स्टील की जो गोली है होती है वह पारे के ऊपर क्यों तैरती है, पारा यानी कि Hg। ठीक है दोस्तों, Hg पर क्यों तैरती है। तो दोस्तों इसका आंसर ए, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, बी पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती है, सी स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर डी गोली तैर नहीं सकती। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखते हैं। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। तो दोस्तों पारे का घनत्व क्या होता है, स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। जो इसकी डेंसिटी होती है वह स्टील की अपेक्षा ज़्यादा होती है, पारे यानी कि Hg की। ठीक है दोस्तों, स्टील की गोली पारा पर इसलिए तैरती है क्योंकि
उसका घनत्व कमरे के तापमान पर लगभग 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों 8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पानी मतलब सेंटीमीटर लगभग। पारे का घनत्व कितना होता है? 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से कम होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब सघन पारा पर विरल स्टील तैरता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पारे का जो घनत्व होता है वह ज़्यादा होता है और स्टील का घनत्व होता है वह कम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वायु में पीतल का रंग फीका पड़ जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों ए हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, या फिर बी नाइट्रोजन होगा, या फिर सी ऑक्सीजन होगा, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर हम जानते हैं, इसका आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। तो दोस्तों पिंक एक जिंक और कॉपर के मिश्रण द्वारा बनाई गई मिश्र धातु है। दोस्तों पीतल जो बनता है वह किसके संयोग से बनता है? वह बन तो दोस्तों पीतल जो बनता है वह जिंक और कॉपर को मिलाकर बनता है। यह एक मिश्र धातु है, एलॉय है। ठीक है दोस्तों, एलॉय बनाते क्यों हैं? एलॉय बनाते इसलिए हैं जब दो धातुएं आप एक दूसरे से मिलाते हैं तो उनकी गुणवत्ता में सुधार आता है और वह ज़्यादा उपयोगी साबित होती हैं। ठीक है दोस्तों, पीतल में मौजूद कॉपर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों पीतल के अंदर जो कॉपर होता है वह हवा में मौजूद यानी कि वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो दोस्तों इसका आंसर अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? -4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका दोस्तों आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। जल का घनत्व उसके तापमान पर निर्भर करता है, यानी कि जल की जो डेंसिटी होती है वह उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, जब जल को कमरे के तापमान से भी अधिक ठंडा किया जाता है, जब जल को कमरे के तापमान से भी अधिक ठंडा किया जाता है, यानी कि कमरे का जो तापमान होता है उससे भी जल को अधिक ठंडा किया जाता है, तब वह अन्य पदार्थों की तरह तेजी से घना होने लगता है। तब वह क्या होता है? अन्य पदार्थों की तरह तेजी से घना होने लगता है। ठीक है दोस्तों, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस में जल अपने अधिकतम घनत्व तक पहुंचता है। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो जल होता है वह अपने अधिकतम घनत्व तक पहुंचता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों अपन जानते हैं किसी वस्तु के डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों हमेशा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होता है। यह वस्तु के बराबर तय की गई दूरी से कम हो सकता है, या फिर यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है, या फिर डी यह हमेशा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हम जानेंगे क्या होगा। इसका आंसर होगा यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। तो दोस्तों यह वस्तु द्वारा दूरी तय की जाती है, आप देख रहे हैं इसमें डिस्टेंस इस तरह से कवर की गई और डिस्प्लेसमेंट ये रहा। तो दोस्तों यह वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर यह होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ज़ीरोफाइथैलेमिया को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों ज़ीरोफाइथैलेमिया एक बीमारी है, रोग है। इसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण योगदान करता है, यानी कि कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, या सी विटामिन सी, या फिर डी विटामिन डी। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ भी एक का पोर्शन बन रहा है, कॉलम बन रहा है, यहाँ भी एक ए बी सी डी का कॉलम बन रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं क्या होगा। विटामिन ए होता है। ठीक है दोस्तों, एक ऐसी स्थिति है जिसमें आँख आंसू उत्पन्न करने में विफल रहती है। तो दोस्तों मतलब यह एक ऐसी इस प्रकार की बीमारी है जिसमें क्या होता है, आँखों से आंसू आना बंद हो जाते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ज़ीरोफाइथैलेमिया। ठीक है दोस्तों,
इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों जिसको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक करें। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और यह हमारा 5वां वीडियो है। अगला वीडियो हम लेकर अगले दिन फिर आएंगे। तो दोस्तों दिवाली आने वाली है, इसी के साथ दिवाली पर आप लोग अपने अपने दिवाली मनाएं और पटाखे फोड़ें। ज़्यादा पटाखे नहीं फोड़ें, दीपक जलाएं ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। घर पर रहें, स्टे सेफ होम, स्टे सेफ। घर रहें, सुरक्षित रहें। दिवाली पर पटाखे फोड़ें, मिठाइयाँ खाएं अच्छी अच्छी और मोटिवेटेड रहें। दिवाली के बाद अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दें। तो दोस्तों थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है धाका डिफेंस एग्ज़ाम। मेरा नाम है पंकज। थैंक यू।